द डच इन इंडिया। ठीक है, अट्रैक्ट बाय द स्पाइस मार्केट्स ऑफ द साउथ टू ईस्ट एशिया। ठीक है, तो जो डच थे उनको इंडिया में वो कैसे अट्रैक्ट हुए थे, वो स्पाइस मार्केट से अट्रैक्ट हुए थे। मतलब जो मसाले थे उससे वो ज्यादा अट्रैक्ट हुए थे, जो कहाँ पर थे, साउथ टू ईस्ट एशिया में थे। अब जैसे ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस तरह से देखा जाता है, तो ये साउथ टू ईस्ट एशिया मतलब ये साउथ और ईस्ट एशिया का जो एरिया था, वहां पर ये जो स्पाइसेस थे उन्होंने क्या किया था, डच को अट्रैक्ट किया था। द डच अंडरटुक सेवरल वोएजेस दिस रीजन। ठीक है, डच ने क्या किया था, बहुत सारी जर्नी की थी। वोएजेस मतलब जर्नी करना। आप लोग जो मीनिंग्स है वो बुक में डायरेक्ट लिख लीजिएगा। ठीक है, जर्नी किया था इस रीजन में, मतलब इस जगह पर। ठीक है, क्षेत्र में। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1602 और फिर 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी फॉर्म हो गई थी। देयर इम्पोर्टेंट फैक्ट्रीज वर लोकेटेड इन मसूलीपट्टनम, क्यूलिकैट, सूरत, कारिकल, पटना, बेलासोर एंड कोचीन। ठीक है, यहाँ पर क्या थी, इम्पोर्टेंट फैक्ट्रीज थी। दे एक्सपोर्टेड कॉटन क्लॉथ्स, रॉ सिल्क, मेलेसेस मतलब गुड़, रॉ शुगर, ओपियम एंड इंडिगो फ्रॉम इंडिया। तो ये क्या करते थे, यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे इंडिया से ये सारी चीजें। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं। द डच सक्सीडेड इन एस्टैब्लिशिंग देयर मोनोपोली इन द स्पाइस ट्रेड थ्रू आउट द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में जो डच थे उनकी मोनोपोली मतलब एकाधिकार हो गया था जो स्पाइस ट्रेड थे उसके ऊपर। ठीक है, जो भी जो मसालों के ट्रेड थे। दे एस्टैब्लिश अ ट्रैक लिंक बिटवीन इंडिया एंड द आइलैंड्स ऑफ द फार ईस्ट। ठीक है, उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया था अपने ट्रेड लिंक्स बिटवीन, बीच में इंडिया के और जो आइलैंड थे फार ईस्ट में, वहां पर अपने ट्रेड लिंक बना लिए थे। दे फर्दर एस्टैब्लिश देयर कमांड्स on the paper and spice trade in the island of Sumatra, Java and Moluccas. They also succeeded in luring the English out of Amboina, one of the Spice Islands, in 1623. 1623 में जो स्पाइस जो था स्पाइस आइलैंड, ठीक है, मसाला द्वीप में से एक एम्बोना में से अंग्रेजी जो इंग्लिश थे, इंग्लिश के दौरान भी वो सफल रहा था। कौन? डच। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। While the Dutch were expanding their trade in India and in the island of the Far East, they were opposed by the Dutch government, who laid stress to maintaining its primacy over the affairs of the company. ठीक है, जो डच थे, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, उन्होंने इंडिया बिटवीन द इंडिया एंड फार ईस्ट तक क्या किया था, अपने ट्रेड लिंक स्टैब्लिश किए थे। पर क्या हुआ था कि वो और ज्यादा आगे भी जा रहे थे, तो जो डच गवर्नमेंट थी उन्होंने उनको ऐसा करने से मना कर दिए। तो दिस बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द कंपनी। और जो बिहेवियर था, ठीक है, किसका, गवर्नमेंट का, उसी ने क्या कर दिया, वही क्या था, मेन कारण था डिक्लाइन होने का। डच जो कंपनी थी डच की, वो डिक्लाइन होने का एक यही कारण भी था। बच्चों, अब हम लोग द ब्रिटिश इन इंडिया। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, आप लोग पीछे देखिए, हम लोगों ने पोर्तुगीज पढ़ा, डच पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अब हम लोग ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, Sir Francis Drake, a British navigator, undertook voyage around the world in 1579. ठीक है, जो सर फ्रांसिस ड्रेक थे, वो क्या, जो ब्रिटिश नेविगेटर थे, उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, यात्राएं स्टार्ट की थी, वॉयजेस अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की 1579 में। द completion of his voyages and the victory of the English over the Spanish Armada in 1588. जो एंड था
कॉम्प्लीशन मतलब एंड, आप लोग साथ साथ लिख भी लीजिएगा अंडरलाइन करके, ठीक है। जो कॉम्प्लीशन था ऑफ हिज वोएजेस, वोएज का, एंड द विक्ट्री, और जो विक्ट्री हुई थी मतलब जीत हुई थी, ठीक है, मतलब खत्म हो गई थी इसका इनकी वोएजेस यात्रा, और जो विक्ट्री हुई थी ऑफ द इंग्लिश ओवर द स्पेनिश अरमांडा इन 1588, ठीक है, जो स्पेनिश अरमांडा है उसके ऊपर विक्ट्री करके 1588 में हुई थी। एनकरेज द पीपल ऑफ इंग्लैंड टू अंडरटेक वोएजेस टू द ईस्टर्न वर्ल्ड, उसके बाद उन्होंने एनकरेज करना शुरू कर दिया इंग्लैंड के लोगों को कि वो लोग क्या करें, और भी ज्यादा यात्राएं करें, ठीक है। द इंग्लिश क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑल्सो एनकरेज मैनी सी फेरियर्स लाइक जेम्स लैंकेस्टर, जॉन मिल्डनहोल एंड कैप्टन रेमोंड टू गो टू इंडिया, ठीक है। ये सब कहाँ गए थे, इन सबको एनकरेज किया इंडिया जाने के लिए, किसने, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक है। On 31st December 1600, Queen Elizabeth I granted the East India Company a royal charter. फिर 31 दिसंबर 1600 को, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने गारंटी किया था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, ठीक है, इसको हाईलाइटर से हाईलाइट जरूर कर लेना। और रॉयल चार्टर के थ्रू, और ये आप लोगों के क्वेश्चन में भी है आंसर इसका। गिविंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, उसको क्या कर दिया था, मतलब व्यापार करने का एक राइट दे दिया था, ट्रेड करने का, कहाँ से, ईस्ट से, ओके। अब हम आगे देखते हैं। अ रॉयल चार्टर क्लियर मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड नाउ compete with the ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। जो ये रॉयल चार्टर था उसका क्या मतलब था कि कोई भी जो यूरोप की दूसरी कंपनी है, ठीक है, सॉरी इंग्लैंड की जो दूसरी कंपनीज है, उनके पास राइट नहीं था कि वो कम्पीट कर सके, मतलब मुकाबला कर सकते विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही राइट था ईस्ट में क्या करने का, ट्रेड करने का। द कंपनी नाउ हैड द राइट टू अंडरटेक वोएजेस टू न्यू एंड अननोन मार्केट for where it could buy goods at a cheaper price and sell them back in Europe at higher price, ठीक है। तो वो क्या करना चाहते थे, वो नई नई जगह को खोजना चाहते थे जहाँ से वो बहुत ही कम प्राइस में खरीद सके सामान को, और यूरोप में आकर उसको हाई प्राइस में बेच सके। द ईस्ट इंडिया कंपनी अंडरटुक इट्स अर्ली वोएजेस टू सुमात्रा, जावा एंड द मोलुक्कास इन 1608, अपने शुरुआती दौरों को पूरा किया, कहाँ पर, सुमात्रा में, जावा में, मोलुक्कास में, ठीक है, इन 1608 में। इट मेड इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज इन इंडिया, ठीक है, ये क्या था, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था एस्टैब्लिश करना फैक्ट्रीज को, कहाँ पर, इंडिया में। इन 1600 हम पेज टर्न करके आए हैं, ठीक है। द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड एट सूरत, ठीक है। जो सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पर गई, डली थी, सूरत में, ठीक है। किसकी परमिशन डली थी, हमने पीछे पढ़ा था, जहांगीर की, ठीक है। वो कौन था, मुगल एम्परर था, ओके। सिमुलटेनियसली मतलब सेम टाइम पर, ऊपर लिख लीजिएगा बेटा, एट सेम टाइम। सिमिलर अदर फैक्ट्रीज वर एस्टैब्लिश्ड इन मद्रास, चेन्नई, बॉम्बे, मुंबई एंड कलकत्ता मीन्स कोलकाता, ठीक है। यहाँ पर भी सेम टाइम। बच्चे थोड़ा सा फोन में भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग थोड़ा सा अगर कुछ रह जाए तो आप लोग उसको रीडिंग कर लीजिएगा और मुझसे पूछ लीजिएगा, ओके। तो अब हम लोग द फ्रेंच इन इंडिया को पढ़ेंगे, ठीक है। द फ्रेंच कंपनी नेम कॉम्पैग्निट्स इंडीज ओरिएंटल्स was found in 1664. The first French factory was established in India by Francisco Caron at Surat in 1668. ठीक है, तो ये जो थी फ्रेंच जो कंपनी नेम था, कॉम्पैगिन यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉम्पैगाइन डीज इंडीज ओरिएंटल, ठीक है। तो और वो जो थी फ्रांसिस्को कार्गो एट सूरत में बनाई गई थी, इंडिया में स्टैब्लिश की गई थी। वह स्टैब्लिश्ड इन और कहा, मुसोलीपट्टनम, पौंडीचेरी, मेही, चंडीगढ़,
कैरिकल, बालासोर, सूरत एंड मैरूटियस यहाँ पर स्टैब्लिश की गई थी। The establishment of Portuguese, Dutch, British and French factories in India and the Eastern Island resulted in a fierce competition and rivalry among them। ठीक है, जो एस्टेब्लिशमेंट था पोर्तुगीज का, डच का, ब्रिटिश का एंड फ्रेंच फैक्ट्रीज का, ठीक है, ईस्टर्न आयरलैंड का, वो क्या कर रहा था, वो एक हॉरिबल जो है कंपटीशन कर रहा था, किसका, रिवेलरी का। ओके, तो फिर इससे क्या था, ये एज अ रिवेलरी की वजह थी। रिवेलरी मतलब क्या होता है बच्चों, विरोध होता है। आप लोग बुक पर लिख लीजिएगा। ओके, अमंग दैम, उन लोगों के बीच में, किसके बीच में, पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिश एंड फ्रांस की फैक्ट्रीज के। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे आयरलैंड रिजल्ट, ये हो गया हमारा। ऑल ऑफ देम वांटेड टू एक्सेल इन ट्रेड बाय अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। सभी को क्या चाहिए था, सबसे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए था। दिस लेड टू अ राइज इन द कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज दैट वर इन ग्रेट डिमांड एंड अल्टीमेट रिड्यूस द प्रॉफिट। ठीक है, जो वहाँ का सामान था उसकी क्या थी, बहुत ज्यादा डिमांड्स होती ही जा रही थी, पर फिर उससे क्या होता रहा था, दूसरी जो है कंपनीज के आने से प्रॉफिट्स में कमी आ रही थी। स्पाइस लाइक क्लोव, कार्डमन, पेपर, सिनेमन एंड फाइन क्वालिटी ऑफ सिल्क एंड कॉटन वर द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ ट्रेड। ये क्या थे, मेन ऑब्जेक्ट थे ट्रेड के। टू प्रिवेंट ईच अदर फ्रॉम प्रॉफिटेबल ट्रेड, हर कोई क्या चाहता था, एक अच्छा ट्रेड चाहता था। दीज कंपनीज इंगेज इन constant conflict, they also raised arms against the local ruler if they opposed the establishment of their factories। वो एक दूसरे के साथ तो लड़ ही रहे थे, साथ में वो उन लोकल रूलर्स जहाँ पर वो ट्रेड कर रहे थे, अगर वो उन लोगों की वो नहीं चाहते थे कि ये जो कंपनी है हमारे एरिया में आए, तो ये कंपनी इतनी ज्यादा एग्रेसिव हो गई थी ट्रेड करने के लिए। इनका मतलब ये था, मेन मोटिव ट्रेड करना था। ये लोकल रूलर के अगेंस्ट भी क्या करती थी, आर्म्स उठा लेती थी, मतलब हथियारों को उठा लेती थी। दस पॉलिटिकल एंड ट्रेड बिकेम इंस्परेबल। तो ये क्या हो गए थे, जो पॉलिटिक्स थी और जो ट्रेड थे वो क्या हो गए थे, मतलब दोनों एक अलग अलग करने की तरह हो गए थे कि मतलब उनको पॉलिटिक्स को अलग रखो और ट्रेड को अलग रखो। ओके, अब हमारा पॉइंट है एंग्लो फ्रेंच रिवेलरी इन द कर्नाटक। ठीक है, तो ये क्या था बच्चों, ये विरोध था किसके कहाँ पर, कर्नाटक वार हुआ था एंग्लो फ्रांस में। तो जहाँ पर भी एंग्लो आ जाए तो वहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा ये इंग्लिश मतलब अंग्रेजों से रिलेटेड है। ठीक है, और जहाँ फ्रेंच आ जाए मतलब इंग्लिश और फ्रेंच की लड़ाई हुई थी। ओके, इन ऑर्डर टू हैव अ मोनोपोली ओवर द ट्रेड इन इंडिया एंड ईस्टर्न आइलैंड, मतलब एकाधिकार जो है स्थापित करना था इंग्लिश को जो है इंडिया में और ईस्टर्न आइलैंड में। इट वॉज नेसेसरी फॉर द ब्रिटिश टू एलिमिनेट देयर राइवल्स। तो ये नेसेसरी हो गया था ब्रिटिशर्स के लिए कि वो खत्म करे अपने विरोधियों को, तभी तो उसका एकाधिकार मोनोपोली स्थापित हो सकती है। द चीफ अमंग देम वाज द फ्रेंच, और वो कौन थे जिसको खत्म करना था, फ्रेंच को। ऑल्सो टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट बाय बाइंग रॉ मटेरियल एट अ लेसर प्राइस, इट वॉज नेसेसरी फॉर देम टू हैव अ पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द कंट्रीज विथ होम दे हैड ट्रेड रिलेशन। एक तो अपनी रिवेलरीज को जो विद्रोही थे उनको खत्म करना बहुत जरूरी हो गया था ब्रिटिशर्स के लिए, और दूसरा जहाँ पर वो ट्रेड कर रहे हैं, अगर वहाँ का जो राजा है अगर वो क्रूर होगा, वो बहुत ज्यादा रूल और रेगुलेशन फॉलो करने वाला होगा, वो उनसे ज्यादा टैक्स की डिमांड करेगा। और जो वो नहीं करना चाहते, ठीक है, वो अपना सारा काम इंडिया में क्या करना चाह रहे थे, चीपर प्राइस पर करना चाह रहे थे, तो पॉलिटिकल कंट्रोल भी वो चाह रहे थे। ठीक है, जहाँ पर वो ट्रेड करें। ओके, अब हम आगे आते हैं। इंग्लैंड एंड फ्रांस वर ट्रेडिशनल राइवल्स इन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन वार्स ऑफ 18th सेंचुरी। ठीक है, जो इंग्लैंड और फ्रांस थी वो स्टार्टिंग से ही क्या थे, एक दूसरे के विरोधी थे। ठीक है, इनका बहुत प्रारंभिक भी एक तरह से चल रहा था पहले से ही यूरोप में। द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ट्रेड इंटरेस्ट बिटवीन देम फाइनली
ended with the three Anglo-French War or Carnatic War that were fought from 1746 to 1763 in India. इंडिया में हुआ था, ठीक है। कर्नाटिक वार था, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। They are called the Carnatic War as most of them were fought in the Carnatic region. इसको कर्नाटिक वार इसलिए बोला गया है क्योंकि ये कर्नाटिक रीजन में हुआ था एंड अदर पार्ट ऑफ तमिलनाडु, और जो दूसरा पार्ट मतलब कर्नाटिक रीजन का पार्ट था और तमिलनाडु का भी पार्ट था। द वार फाइनली रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश पावर ऑफ इंडिया। और ये जो कर्नाटिक वार था, इसने इस वॉर में क्या हुआ था कि जो फ्रांस थी उसकी पावर को खत्म कर दिया था और ब्रिटिश पावर को एस्टेब्लिश कर दिया था। कहाँ पर? इंडिया में, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा ये चैप्टर इतना ही है। ओके बच्चों, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर लिखना है जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है कि कौन सा मुगल एम्परर था जिसने परमिशन दे दी थी जो ब्रिटिशर्स थे उनको कि वो क्या करें, वो अपनी परमानेंट फैक्ट्री को स्टैब्लिश कर सके सूरत में। आप लोगों को मुगल एम्परर का नाम बताना है कि वो कौन सा था, ठीक है बच्चों। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, और लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बच्चों, आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी से लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट दूसरे बच्चों को भी मिल सके, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं कभी भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।